प्यारे बच्चों, कक्षा 11 लेखा शास्त्र विषय को लेकर के आज मैं मनोज कुमार, प्रवक्ता मारवाड़ इंटर कॉलेज गोरखपुर उपस्थित हूँ। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने लेखांकन चक्र के बारे में जाना था और उससे भी पहले लेखांकन के अर्थ, परिभाषा, साथ ही साथ बुककीपिंग शब्द भी हम लोगों ने देखा था। बच्चों, आज का जो प्रकरण है कि पुस्तपालन, लेखांकन और लेखाशास्त्र, ये जो तीन शब्द हैं, इनसे हम बार बार टकराते हैं। आखिर ये तीन शब्द क्या हैं, इनमें कितना अंतर है, ये कब कैसे प्रयोग किए जाते हैं, आज हम उनका अध्ययन करेंगे। तो आज का बच्चों प्रकरण है पुस्तपालन वर्सेस लेखांकन वर्सेस लेखाशास्त्र। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम पुस्तपालन को पढ़ेंगे। ठीक है, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे पुस्तपालन के बारे में प्रिंटेड है। ठीक है, आइए उसको पढ़ लेते हैं। पुस्तपालन व्यावसायिक लेन देनों को पुस्तपालन व्यावसायिक लेन देनों को पुस्तकों के सेट में लेखांकित करने की कला है। यह किसने कहा? J.R. बाटली बॉय ने कहा। J.R. बाटली बॉय एक विद्वान हैं और इन्होंने ये कहा कि पुस्तपालन व्यावसायिक सौदों को किसी निश्चित पुस्तकों के सेट में लेखांकित करने की कला है। ठीक है बच्चों, यानी सौदों को किसी निश्चित पुस्तकों में लिखना पुस्तपालन है, ऐसा ये बता रहे हैं। ठीक, अब आइए एक दूसरी कथन को भी पढ़ लेते हैं जो R.N. कार्टर के अनुसार है। पुस्तपालन व्यावसायिक अथवा वित्तीय लेन देनों के मौद्रिक पहलू को लेखे की पुस्तकों में अभिलेखित करने की कला है। R.N. कार्टर ने भी पुस्तपालन को व्यावसायिक सौदों को पुस्तकों में लिखने की कला बताया है। ठीक है, तो इससे इन दोनों परिभाषाओं से हमें यह स्पष्ट होता है कि यह मुख्य रूप से लेखा पुस्तकें रखने से है, अर्थात लेखा पुस्तकों को मेंटेन करने से है कि इसमें कुल कौन कौन से काम किए जाते हैं। आइए इसको देख लेते हैं। तो लेखा पुस्तकों रखने में कुल 4 क्रियाएं करी जा रही हैं। पहला, वित्तीय प्रकृति के लेन देनों की पहचान करना, क्योंकि इसमें कहा गया है कि वित्तीय लेन देनों को ही हम शामिल करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले शामिल करने से पहले लेन देन तो बहुत प्रकार के होंगे, उसे हम छांट लेंगे। ठीक है, कि कौन से वित्तीय लेन देन हैं और कौन गैर वित्तीय लेन देन हैं। तो सबसे पहले वित्तीय प्रकृति के लेन देनों की हम पहचान कर लेंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पर पहचान किए गए लेन देनों को मुद्रा के रूप में मापन करेंगे। यह देखेंगे कि वह लेन देन मुद्रा के रूप में उपलब्ध है कि नहीं है, उसका मौद्रिक मापन हो सकता है अथवा नहीं। ठीक, तो दूसरा काम हो गया। अब तीसरा, ऐसे लेन देनों को प्रारंभिक लेखे की पुस्तक में लिखना, प्रविष्ट करना, मतलब लिख देना। ठीक, जब ऐसा हो जाएगा तब हम उसे निश्चित पुस्तक में लिख देंगे, यानी अभिलेखित कर देंगे। और चौथी बात, इनका खाता बही जो कि लेजर होता है उसमें वर्गीकरण करेंगे, अर्थात जिस खाते का जिस पेज पर खाता बना हुआ है, जिस लेन देन का, उसे उसी पेज पर ले जा करके हम लिख देंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, ये जो पुस्तपालन है, बुक कीपिंग है, इसका जो कार्य है वह यांत्रिक प्रकृति का होता है, यानी यह मैकेनिकल होता है। इसे हम उन व्यक्तियों द्वारा भी करा सकते हैं इस काम को जिन्हें लेखांकन का सीमित ज्ञान है, कम ज्ञान है। इस काम को वो व्यक्ति भी बड़े आराम से कर लेते हैं। ठीक है, आजकल वर्तमान समय में यह कार्य कंप्यूटर द्वारा बड़े आराम से किया जाता है बच्चों। ठीक है बच्चों, हम लोगों ने अभी बुक कीपिंग, पुस्तपालन पर चर्चाएं की हैं और हम लोगों ने ये जाना कि पुस्तपालन में कुल 4 क्रिया ही की जाती है, अर्थात सौदों को पहले पहचान किया जाता है,
कि वह वित्तीय प्रकृति का है या नहीं। दूसरे स्टेप पर हम उसका मुद्रा रूप में मापन करने की कोशिश करते हैं और तीसरे पर उसे निश्चित पुस्तकों में लिखने का कार्य करते हैं और चौथे स्तर पर हम उसे खाता बही में वर्गीकृत कर लेते हैं। अब इसके बाद का जो कार्य है बच्चों वह लेखांकन के अंतर्गत आता है, इसलिए आप बोर्ड पर लेखांकन का जो पॉइंट है वह देख रहे होंगे, लेखांकन के बारे में देख रहे हैं स्क्रीन पर। अब आप लेखांकन के बारे में जानिए कि लेखांकन वहाँ से प्रारंभ होता है जहाँ पुस्तपालन समाप्त होता है। जैसा कि हम लोग आज चर्चा कर भी रहे हैं कि पुस्तपालन समाप्त हो गया, वर्गीकरण पर ही समाप्त हो गया। अब उसके बाद का जो कार्य है वहाँ से लेखांकन का कार्य शुरू हो जाता है। ठीक है, यही बात इस लाइन में कही गई है कि लेखांकन वहाँ से प्रारंभ होता है जहाँ पुस्तपालन समाप्त होता है। ठीक है, लेखांकन में निम्न क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। अब लेखांकन में कौन कौन से काम किए जाते हैं, आइए उसको ध्यान दें। ठीक, तो पहला काम, वर्गीकृत किए गए लेन देनों का ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तथा आर्थिक चिट्ठे इत्यादि के रूप में सारांश तैयार करना। बच्चों, पिछले वीडियो क्लास में जब हम लेखांकन चक्र पढ़ रहे थे वहाँ पर खाता बही में जब वर्गीकरण हो जाता था उसके बाद सारांशन करने की बात कही जाती थी। यह सारांशन का आशय यही है, सारांश का मतलब ही है ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट तैयार करना, और जो लेखांकन के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये बात आ गई पहली बात, लेखांकन में पहला काम यही किया जाता है। दूसरा, जब सारांश तैयार हो जाता है तो सारांश की सहायता से परिणामों का विश्लेषण करना और परिणामों की व्याख्या करना। जो भी उसके रिजल्ट आते हैं उसका हम विश्लेषण करते हैं और उसकी व्याख्या करते हैं। ठीक, कि यह परिणाम किस प्रकार और कैसे आया है, यह उचित है अथवा अनुचित है। ठीक है, अन्य शब्दों में सारांश रूप में तैयार अभिलेखों से उपयोगी सूचना हम प्राप्त करने का काम करते हैं। ये दूसरा स्टेप है बच्चों। तीसरा स्टेप बच्चों, लेखांकन में इस सूचना को संबंधित पक्षकारों को प्रेषित करना यानी भेजना। ठीक है, हम जानते हैं व्यावसायिक सूचनाओं के बहुत सारे पक्षकार होते हैं, इन सूचनाओं की आवश्यकता बहुत सारे लोगों को होती है, तो संबंधित पक्षकारों को हम इन सूचनाओं को प्रेषित करते हैं अर्थात भेज देते हैं। यह सारा कार्य लेखांकन के अंतर्गत बच्चों आता है, इसलिए आप लेखांकन में याद रखिए कि कौन कौन से काम आते हैं। ठीक है, इस प्रकार एक जो लेखाकार होता है, जो अकाउंटेंट होता है, उसका कार्य एक पुस्तपालक के कार्य से आगे का कार्य है। जो बुककीपिंग लिखता है व्यक्ति, उसके जस्ट आगे के कार्य को लेखाकार करता है, अकाउंटेंट करता है, परंतु वास्तविक जो व्यवहार है उसमें ऐसा देखने को नहीं मिलता है। वास्तविक व्यवहार में लेखांकन प्रक्रिया में पुस्तपालन का कार्य भी सम्मिलित रहता है, अर्थात अकाउंटेंट ही पुस्तपालन का भी कार्य कर लेता है और उसके बाद वाला काम तो उसको करना ही है। तो क्योंकि पुस्तपालक द्वारा तैयार किए गए लेखों के आधार पर ही एक लेखाकार द्वारा विभिन्न समय अवधियों पर वित्तीय विवरणों अर्थात ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट को तैयार किया जाता है। ठीक, तो वह खुद से ही तैयार कर लेता है तो उसे ज़्यादा ही विश्वास रहता है। ठीक, इस प्रकार से ये बुककीपिंग का काम और लेखाकार का काम दोनों ही, यानी बुककीपिंग और लेखांकन, ये दोनों ही कार्य जो है एक अकाउंटेंट व्यवहार में कर लेता है। व्यवहारिक रूप से यह देखने को मिलता है। एक छोटे आकार की संस्था में पुस्तपालक का कार्य भी लेखाकार द्वारा ही किया जाता है। देखिए, यह बात लिख भी दी गई है। एक छोटा जो व्यापार है, छोटे साइज का व्यापार है, उसमें हम पुस्तपालन का काम करने के लिए अलग आदमी रखें, लेखाकर्म का काम करने के लिए अलग आदमी रखें। ठीक है, तो हम जितना का काम नहीं कराएंगे उससे ज़्यादा खर्च कर बैठेंगे, जो कि अनुचित है। तो बच्चों, व्यवहार में ये दोनों ही कार्य लेखापालक ही कर लेता है। ठीक, आज अब हम लोग इसके बाद तीसरा जो शब्द हमारा है लेखा कर्म। ठीक है बच्चों, लेखा शास्त्र है।
आइए लेखा शास्त्र को जानें कि लेखा शास्त्र शब्द क्या है। बच्चों, अकाउंटेंसी अंग्रेजी शब्द है लेखा शास्त्र के लिए। कुछ लोग इसी को लेखा कर्म भी कह देते हैं हिंदी में, ठीक है। हम यहाँ लेखा शास्त्र से संबंधित आपको करेंगे, ठीक है। लेखा शास्त्र या अकाउंटेंसी से आशय लेखांकन में, ध्यान दीजिएगा, लेखा शास्त्र से आशय लेखांकन में प्रयोग होने वाले सिद्धांतों और तकनीक के विधिवत ज्ञान से है। अर्थात हम जो कुछ भी लेखांकन में कार्य करते हैं वह किस नियम और किस विधि के अनुसार करते हैं, इसकी सारी जानकारी कौन देता है? लेखा शास्त्र प्रदान करती है बच्चों, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया कि लेखांकन में प्रयोग होने वाले सिद्धांत और तकनीक का विधिवत ज्ञान ही लेखा शास्त्र है, अकाउंटेंसी है। विद्वान कोहलर ने इसको कैसे कहा? लेखा कर्म से आशय लेखांकन के सिद्धांत एवं व्यवहार संबंधी संपूर्ण ढांचे से है। अर्थात लेखांकन का जो कार्य है, इसका जो सिद्धांत है और जो व्यवहार है, इसका पूरा जो ढांचा है वह अकाउंटेंसी है। इस प्रकार लेखा कर्म में हम ये जान पाते हैं, लेखा कर्म हमें यह बताता है कि लेखा पुस्तकें कैसे तैयार करनी है। कौन बताता है? लेखा शास्त्र हमें बताता है बच्चों, ठीक है। लेखांकन सूचना का सारांश किस प्रकार तैयार करना है तथा इस सूचना को इसमें हित रखने वाले पक्षकारों को किस प्रकार प्रेषित किया जाना है, ये सारी बातें हमें लेखा शास्त्र से पता चलती हैं। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आज ये 3 शब्दों का जो प्रयोग है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इन 3 शब्दों का संबंध जो है, अर्थात पुस्तपालन, लेखांकन और लेखा शास्त्र, इन तीनों का जो संबंध है आपस में, वह मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। आइए बोर्ड पर देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले पुस्तपालन है। उसके बाद बच्चों लेखांकन है, और ये दोनों ही चीज़ें लेखा शास्त्र में आती हैं। ये दोनों ही लेखा शास्त्र में आती हैं, क्योंकि लेखा शास्त्र ही बताता है कि कौन सा लेखा किस विधि से और किस सिद्धांत के आधार पर करना है। तो लेखांकन का जो प्रारंभिक अवस्था है वह पुस्तपालन कही जाती है, और उसके बाद वाली अवस्था को हम लेखांकन कहते हैं। और ये दोनों ही चीज़ों में कार्य करने के लिए जो हमें दिशा निर्देश प्राप्त होता है वह लेखा शास्त्र से प्राप्त होता है। इस प्रकार इन तीनों शब्दों का आपस में क्या संबंध है, इस वेन डायग्राम से आपको दिखाई पड़ रहा है और साफ साफ समझ में आ जाता है। तो बच्चों, आज का ये जो टॉपिक है, इन 3 शब्दों में भेद, इनको हम जान पाए हैं आज, ठीक है। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ इन 3 शब्दों का प्रयोग आप अच्छे से सीख लिए होंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।